एग्जिट पोल किस तरह का है। एक तो ये है एग्जिट पोल का जो पुराना तरीका है, जो आप अन्य चैनल्स पर देखेंगे कि वो जो वोट देकर बाहर निकलते हैं, वो जो बताते हैं या वो जो टिक करके देते हैं, उनका आकलन होता है। लेकिन हम जो आकलन बता रहे हैं वो ये है कि वोट देने के बाद जो मतदाता बाहर निकलता है उसमें एक तरह का आवेश होता है, और उस आवेश में वो जो हमारे रिपोर्टर से बात करता है, क्योंकि उसके अंदर ये भावना होती है कि पता नहीं उसने जो वोट दिया है वो कितना कन्विंसिंग है, तो वो बाहर निकलकर अपनी बात को बहुत सक्रिय तरीके से कहता है, और उसके बाद फिर वो उसका आकलन निकालना बहुत आसान हो जाता है। आप इसमें वोटर्स के बिहेवियर को रेट कर सकते हैं, जो कि एग्जिट पोल में नहीं होता। जो वोटर्स है उसका बिहेवियर कैसा है, क्या वो ओवर एक्साइटमेंट में है, क्या वो ओवर एग्रेसिव है, ये तमाम चीज़ें हैं जो हमारे जो पोल जब एग्जिट पोल लेकर आए हैं उसमें दिखेगा, जो कि दूसरे एग्जिट पोल में नहीं दिखेगा। तो हमारा आकलन ज़्यादा करीब होगा, ज़्यादा नज़दीक होगा, और आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट भी उसी तरह से आएगा। हमारी कोशिश ये होगी कि जितना फेयर तरीके हैं, जितने फेयर तरीके से हम बता सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट बता सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। बारी बारी फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज में क्या हुआ झारखंड में, पहले उसकी चर्चा करेंगे और फिर चर्चा करेंगे कि बिहार में क्या कुछ हुआ है। तो 14 सीटों का आकलन क्या होगा ये हम बताएंगे। हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारे बताने का आधार क्या है, हमारे आकलन का आधार क्या है, और श्योर सीट हमारा एक कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है टाइप फाइट, यानी वहाँ जहाँ परिणाम कुछ मतों के अंतर पर डिसाइड होंगे। हाँ, ये हम ज़रूर आपको बताएंगे कि वहाँ पर एज किसको है। अगर एज किसको है हम बताएंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वो सीट किसके पास जा रही है। तो फिलहाल इससे पहले कि हम आकलन पर आएँ, हमारे साथ जो रिपोर्टर है पहले नीरज से बात करेंगे। नीरज, आज वोटिंग परसेंटेज क्या रहा उसके बारे में आप बताएं। देखिए, वोटिंग प्रतिशत आज का जो रहा, राजस्थान में 66.98% रहा, दुमका में 69.89% रहा। सीट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है झारखंड के लिए, और इस लिहाज से भी क्योंकि इन 3 सीटों में बहुत अधिक संख्या में जो वोटर्स है वो अपना वोट डालने के लिए पहुँचते हैं, और यही वजह है कि आंकड़ा जो है जितने भी लोकसभा सीट है, जो 14 लोकसभा सीट में, इन 3 लोकसभा सीट में सबसे अच्छे आंकड़े हैं, 70 के करीब जो है। बिल्कुल, और संथाल का एक तो ये भी मानना होगा कि बंगाल के नज़दीक के वो सीट्स हैं, बिहेवियर वाइज वहाँ के मतदाताओं का बिहेवियर वैसा ही है, थोड़े एग्रेसिव वोटर्स हैं वहाँ पर। बहुत धन्यवाद नीरज, हम फिर आगे आपसे चर्चा में शामिल होंगे। हम उदय के पास चलेंगे। उदय, आप उन तीनों सीटों पर गए हुए हैं, जो वोटिंग परसेंटेज है वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि 2-4% की कमी ही दिख रही है, आगे नहीं बढ़ता हुआ है, इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हम जिन आंकड़ों से मिलान कर रहे हैं वो बाद के आंकड़े हैं, और अभी मुझे लगता है कि 2% का इजाफा और होगा, तब लगभग वही मत प्रतिशत आ जाएगा। देखिए, भीषण गर्मी की वजह से भी ऐसा लगता है कि थोड़ी वोटिंग कम हुई है, लेकिन मुकाबला कांटे का था, इन तीनों ही सीटों पर मुकाबला कांटे का था, और ये इस वोटिंग परसेंटेज से भी साफ दिखाई दे रहा है। दुमका की बात की जाए, गोड्डा की बात की जाए या राजमहल की बात की जाए, जनता इंटरेस्टेड थी, जनता में उत्सुकता थी, और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने को लेकर वो जनता पूरी तरह से जागरूक। और सबसे बड़ी बात इस चुनाव में ये नजर आ रहा था कि हम जहां भी मतदाताओं से बात कर रहे थे वो बहुत क्लियर नजर आते थे, कहीं किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं था, किसे वोट देना है, किसके साथ है, इन तमाम चीजों को लेकर वो बिल्कुल क्लियर थे। और शायद यही वजह है कि एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज भी देखने को मिल रहा है झारखंड में। देखिए, जो फर्स्ट फेज में जब वोटों की शुरुआत हुई थी मतदान की, तो एक अच्छा परसेंटेज नहीं दिखा था, लेकिन जैसे जैसे मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और अंत में सबसे बेहतर रहा है। पिछली बार भी दुमका, गोड्डा और राजमहल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी, और इस बार भी लगता है आंकड़े वही निकल कर सामने आएंगे जो अभी तक हमें बता रहे हैं। तो बहुत साफ है कि किसे वोट देना है, नहीं देना है, वो बिल्कुल मतदाताओं के मन में स्पष्ट था। बातचीत में वो एग्रेसिव थे, लेकिन ऐसे साइलेंट वोटर्स भी थे जिनको पढ़ना थोड़ा मुश्किल था। वो साइलेंट वोटर क्यों थे वो
वो साइलेंट क्यों थे, ये तमाम तरह की चीज़ों पर हम अपने आंकड़ों के साथ उसकी हम चर्चा करें। गंगेश जी आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले ये बोर्ड हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, जिस बोर्ड के माध्यम से हम समझाएंगे सीट वाइज, चरण वाइज कि किस तरह इन सीटों पर कौन कौन जीत सकता है और क्या पिछली बार के जो नतीजे रहे थे 2019 में 12 और 2 का, वो आंकड़े क्या इस बार उलटफेर होंगे? क्या एनडीए को यहाँ सीटों का नुकसान होगा या फिर इंडी गठबंधन को, जो उसकी 2 सीटें थी, उसका नुकसान होगा? इसका हम आकलन करेंगे और वक्त भी हो गया है, यानी चुनाव आयोग हमें इजाजत भी देता है कि अब हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट फेज में जो ये 4 सीटें हैं, इन 4 सीटों पर मुकाबला हुआ था, बहुत जबरदस्त मुकाबला हुआ था। खूंटी, पलामू, चाईबासा और लोहरदगा, ये 4 सीटें थी पहले चरण में। दूसरे फेज में चतरा, कोडरमा और हजारीबाग, इन 3 सीटों पर चुनाव हुए थे और यहाँ भी कांटे की टक्कर थी, बहुत दिलचस्प मुकाबला था। तीसरे चरण में रांची, धनबाद, गिरिडीह और जमशेदपुर की सीटें थी जहाँ पर चुनाव हुए हैं और इन सीटों पर भी जिस तरह के प्रचार दिखे, जिस तरह का मुकाबला रहा, वो भी बेहद दिलचस्प रहा है। चौथे चरण यानी कि आज और अंतिम चरण ये था झारखंड के लिए, गोड्डा, दुमका, राजमहल, इन तीनों सीटों पर चुनाव हुए और बहुत दिलचस्प मुकाबला। भी सहयोगी उदय चर्चा भी कर रहे थे कि यहाँ पर मुकाबला कितना दिलचस्प हुआ था। तो एक एक सीट का हम आकलन करेंगे, एक एक सीट पर हम चर्चा करेंगे कि ये सीट पर मुकाबला कितना दिलचस्प रहा। सबसे पहले बात करेंगे खूंटी सीट की, लेकिन शायद उससे पहले हमारे सहयोगी मनीष भी न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। मनीष, अगर आप तक आवाज़ आ रही है, क्या इस बार आकलन कर पा रहे हैं? अगर हम देखें पिछले बार एनडीए ने जितनी सीटें लाई, या यूं कहें कि बीजेपी प्लस की जितनी सीटें थी 2019 में और कांग्रेस प्लस, इस बार क्या लग रहा है, उन सीटों में कितना फर्क, कितना डिफरेंस दिख रहा है? मनीष, आवाज जा रही है आप तक? हेलो, चलिए, लगता है मनीष तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे कि उनसे संपर्क हो और उन सीटों में कितनी संख्या घटती बढ़ती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी अमिता है। अमिता, मनीष तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, अगर आप पहुंचा सके उन तक। बिल्कुल मनीष, पहले की तुलना में अगर अभी की बात करें, अब तो एग्जिट पोल भी आने शुरू हो चुके हैं, ऐसे में पहले की तुलना में अभी डिफरेंसेस पूछ रही थी आसिया जी, कितना लग रहा है? तमिलनाडु की अभी बात की जाए तो तमिलनाडु में जो है कहा जा रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज है अभी एनडीए का जो हमारे सामने आ रहा है, वो एनडीए को 22% जो है वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से मिल सकता है तमिलनाडु के अंदर। आपको हम बता रहे हैं 22, यानी कि अगर आप अनुमान लगा लें तो ये 25 तक हो सकता है, मतलब 25 और 20 के बीच में वोटिंग परसेंटेज जो है तमिलनाडु में रहने वाला है, एनडीए को मिलने वाला है। देखिए, बात की जाए हम साउथ की अगर बात करेंगे तो इस बार कहीं ना कहीं साउथ में एक अच्छा जो है होमवर्क करके बीजेपी गई थी, यानी कि एनडीए गई है वहां पर, एक अच्छा होमवर्क किया, और ताकि क्योंकि बीजेपी को यानी यूं कहे कि एनडीए को ये मालूम था अच्छे तरीके से कि कहीं ना कहीं साउथ में वो हमेशा फेल हो जाते हैं, तो साउथ में एक अच्छा होमवर्क जो है वो एनडीए की तरफ से किया गया। उसके बाद चुनावी मैदान में उतरे लोग, और ये दिखा रहा है, देखिए तमिलनाडु में दिखा रहा है कि 20 से जो है 25% जो है वोट कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलते साउथ के अंदर दिखाए जा रहे हैं। हिंदी बेल्ट की तरफ अगर हम आएंगे तो हिंदी बेल्ट में भी बीजेपी ने बीजेपी या इंडिया अलायंस की बात करें तो कहीं ना कहीं हिंदी बेल्ट को बहुत ज्यादा साधने की कोशिश पीएम नरेंद्र मोदी ने की है इस बार। हिंदी बेल्ट में पीएम नरेंद्र मोदी भी ये जानते हैं, झारखंड की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, हम यूपी की बात कर लें, हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, सबसे ज्यादा सीटें एनडीए ने जीत रखी है। तो ये एक चुनौती भी थी कहीं ना कहीं एनडीए के लिए, खासकर पीएम मोदी के लिए, कि इन सीटों को कैसे उसी तरह बरकरार रखा जाए। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में 14 में 13 सीटें, वही बात करें बात कर ली जाए आपकी बिहार में, तो बिहार में भी जो है
वहाँ पर 40 सीटें हैं तो 39 सीटें जो है एनडीए ने जीती थी। यूपी में भी कुछ इसी तरह रहा है। तो कुल मिलाकर जो है बीजेपी फिर चाह रही थी इसी तरह परफॉर्मेंस करे, खासकर यूपी में जो है अच्छा परफॉर्मेंस करने का जो है पूरा दमखम लगाया गया। और यूपी के अंदर भी अभी धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए का बड़ा है या फिर एनडीए का बड़ा है, ये हम आपको धीरे धीरे आपको बताएंगे। बिल्कुल, धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एग्जिट पोल भी सामने आएंगे तो हर स्टेट के बारे में पता चल जाएगा किसे कहाँ पे बढ़त मिल रही है, कौन आगे कौन जीत सकता है। हालांकि अभी तमिलनाडु की बात कर रहे थे तो तमिलनाडु में एनडीए को 22% वोट के मिलने के अनुमान ऐसे लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी आसिया भी जुड़ी हुई हैं और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिया, तमिलनाडु में एनडीए को 22% वोट मिलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, ऐसे में ये वोट प्रतिशत और बढ़ भी सकते हैं, लेकिन बिहार झारखंड की अगर बात करें तो आकाशवाणी की जो हिंदी पट्टी राज्य, माफ कीजिएगा, अभी तक हिंदी पट्टी राज्य है तो वहाँ पर बीजेपी की अगर मजबूती से क्या किया जा सकता है तो ये जितने राज्य है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिशें भी हुई है, लगातार पीएम का दौरा हुआ है। अमिता आवाज मिल रही है आपको? जी बताइए आसिया। यहाँ पर इन सीटों में पीएम का भी दौरा हुआ है, लगातार आप देख रही होंगी हर चरण को छूने की उन्होंने कोशिश की है और हर सीट को साधने की कोशिश की है। इधर इंडिया गठबंधन भी पूरा जोर लगाता हुआ नजर आया है इन सीटों पर जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं और पूरी कोशिश हुई है कि अपने पाले में वोटर्स को किया जाए। वोटर्स ने उनकी किस्मत, प्रत्याशियों की किस्मत तो ईवीएम में कैद कर दी है, लेकिन हिंदी पट्टी में बीजेपी को इंडी गठबंधन कितना टफ मुकाबला दे रहा है ये तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इस पर हम चर्चा कर